सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे डार्विनवाद, जिसे जैव विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये आपका एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर 3 जिसका नाम है हिस्ट्री एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का एक टॉपिक है, जिससे प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए डार्विन के पूरे नाम को देख लेते हैं। डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 में हुआ था। ये इंग्लैंड के निवासी थे। इनके पिता का नाम रॉबर्ट वरिन डार्विन था। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। सन 1831 में विश्व सर्वेक्षण जहाज डार्विन सन 1831 में विश्व सर्वेक्षण जहाज जिसका नाम वीगल था, विश्व सर्वेक्षण जहाज पर इनको भी जाने का मौका मिला था और ये 5 वर्षों तक इस जहाज से भ्रमण करते रहे और अलग अलग द्वीपों और महाद्वीपों का इन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान इन्होंने भिन्न भिन्न द्वीप पर गए, महाद्वीप पर गए, वहाँ पर इन्होंने जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति, चट्टान, जीवाश्मों जो भी इनको मिला, ये इसका अध्ययन करते रहे। 20 वर्षों के अध्ययन के बाद 1859 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम तो ये 5 वर्षों तक विभिन्न द्वीप और महाद्वीपों के जो भी जीव जंतु थे, चट्टानें थी, जीवाश्म थे, वनस्पतियाँ थे, उसका भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद उन वनस्पतियों, चट्टानों, जीवाश्मों का अध्ययन किया, वो भी 20 वर्षों तक अध्ययन किया। 20 वर्षों के बाद 1859 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। 20 वर्ष के अध्ययन के बाद इन्होंने 1859 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में प्रस्तुत किया। इन्होंने 20 वर्षों के अध्ययन के बाद एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत को उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में प्रस्तुत किया। डार्विन ने अपनी पुस्तक में जैव विकास की क्रियाओं को समझाया कि किस प्रकार से जीव स्वयं को अपने वातावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं और संतानोत्पत्ति करते हैं। इसके विपरीत जो जीव अपने को प्रकृति के अनुकूल नहीं बना पाते हैं, कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रकृति में चयन की प्रक्रिया या छंटनी की प्रक्रिया होती रहती है। इस किताब में उन्होंने यही बात कही है। चलिए इनके वाद को जान लेते हैं। डार्विनवाद के तथ्य क्या हैं? इन्होंने अपने सिद्धांत में कौन कौन से तथ्य बताएं, इसको देख लेते हैं। डार्विनवाद के तथ्य। डार्विनवाद का पहला तथ्य है जीवों में प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है। उन्होंने बताया कि जो भी जीव जंतु होते हैं उनके अंदर प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है, मतलब प्रचुर मात्रा में वो संतानोत्पत्ति करते हैं। प्रचुर मात्रा में प्रजनन करते हैं या संतानोत्पत्ति करते हैं, और ये संतानोत्पत्ति की क्षमता जितने भी निम्न कोटि के जंतु होते हैं उनमें ज़्यादा होती है, जो उच्च कोटि के जंतु होते हैं उनमें कम होती है। जैसे समुद्री सीप जो होता है वो प्रतिवर्ष 6 करोड़ अंडे देती है। समुद्र में जो सीप पाई जाती है वो प्रतिवर्ष 6 करोड़ अंडे देती है। इसी तरह से जो मादा एस्केरीज होती है वो अपने संपूर्ण जीवन काल में 2 करोड़ 70 लाख अंडे देती है, लेकिन सभी अंडों से बच्चे निकल पाना मुश्किल हो जाता है।
उसका भी कारण हम आगे जानेंगे। इससे ये पता चलता है कि जो निम्न कोटि के जीव होते हैं उनमें प्रजनन की क्षमता अधिक पाई जाती है। अगला तथ्य देख लेते हैं, जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष के अंतर्गत क्या होता है? सभी जीव जो होते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करते हैं। सभी जीव को भोजन चाहिए, जल चाहिए, आवास चाहिए, जिसके कारण वो क्या करते हैं, एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं या परिस्थितियों से संघर्ष करते रहते हैं। जो जीवन संघर्ष होता है जीवों का, वो 3 परिस्थितियों में होता है। एक सजातीय जीवन संघर्ष होता है, एक अंतरजातीय जीवन संघर्ष होता है और एक होता है वातावरणीय जीवन संघर्ष। सजातीय जीवन संघर्ष में क्या होता है, सभी एक ही तरह के जीव होते हैं, वो आपस में अपने भोजन, आवास और आश्रय के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि जैसे वो जिराफ का उदाहरण आप ले लीजिए, नहीं वो अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी जीव के पास बच्चे बहुत अधिक हो जाते हैं, तो वो क्या कर पाते हैं, सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके बच्चों की मृत्यु हो जाती है या उस जीव की मृत्यु हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुत्ते होते हैं उनके बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण सभी की भोजन की पूर्ति नहीं हो पाने के कारण कुछ मर जाते हैं। लास्ट समय में 1 या 2 ही जीवित रहते हैं। ये हो गया सजातीय जीवन संघर्ष। अंतरजातीय जीवन संघर्ष क्या होता है? इसके अंतर्गत जो भी जीव होते हैं वो अपने से भिन्न या विपरीत जातियों के साथ संघर्ष करते हैं। जैसे मान लीजिए अमरूद है और बंदर आके खा जाता है और तोता को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण तोता तोता अपने लिए भोजन प्राप्त नहीं कर पाता है और यही स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो तोता नष्ट हो जाते हैं। अगला है जीवन संघर्ष, वातावरणीय जीवन संघर्ष। वातावरणीय जीवन संघर्ष जैसे वातावरण में परिवर्तन होने के साथ जो जीव उससे अनुकूलन कर लेता है वह जीवित रहता है, जो जीव अनुकूलन नहीं कर पाता है वो जीवित नहीं रह पाता है। जैसे बहुत अधिक ठंड के कारण जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। बहुत अधिक गर्मी के कारण भी जीव नष्ट हो जाते हैं। बहुत अधिक बरसात के कारण भी जीव नष्ट हो जाते हैं। इनके बाद का अगला तथ्य है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन या योग्यतम की उत्तरजीविता। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जो जीव योग्य होता है उसका प्रकृति चयन कर लेती है, जो अयोग्य होता है उसको नष्ट कर देती है। क्योंकि वातावरण निरंतर परिवर्तित होता रहता है, जो जीव इस बदलाव के अनुकूल स्वयं को ढाल लेते हैं वो जीवित रहते हैं, जो इस बदलाव के अनुकूल स्वयं को ढाल नहीं पाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी को उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता कहा है या प्राकृतिक चयन कहा है। क्योंकि जो योग्य जीव होते हैं वही बचते हैं, बाकी जो अयोग्य जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही उन्होंने प्राकृतिक चयन का नाम दिया। अगले तथ्य को देख लेते हैं, विभिन्नताएं। विभिन्नताओं के अंतर्गत ये होता है कि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे एक ही माँ की कई संतानें होती हैं, वो एक दूसरे से काफी भिन्न होती हैं, केवल जुड़वा बच्चों को छोड़ करके। ये विभिन्नताएं सभी जीवों में पाई जाती हैं। अगला तथ्य है वातावरण से अनुकूलन। जो जीव वातावरण से अपने आप को जितना अधिक समायोजित या फिर अनुकूलन करने में सफल हो जाता है वह उतने समय तक बना रहता है। जो जीव वातावरण से अनुकूलन या समायोजन करने में असफल रहता है वह नष्ट हो जाता है और बहुत जल्दी ही मर जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो जीव अपने वातावरण से अनुकूलन स्थापित कर लेता है वह जीवित रहता है और जो स्थापित नहीं कर पाता है अनुकूलन वो मर जाता है। अगला है नई जातियों की उत्पत्ति। इस तथ्य को जान लेते हैं, नई जातियों की उत्पत्ति। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, परिवर्तन
चलते रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन एक समय में एकत्रित होकर के एक नई प्रजाति को जन्म देते हैं। जो नई प्रजाति होती है वो पुरानी प्रजाति से बिल्कुल भिन्न होती है, जिसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे पहले जिराफ की गर्दन छोटी थी, लेकिन जब जमीन की जो घास और पत्तियां थी वो नष्ट होने लगी तो धीरे धीरे लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास हो गया। तो इस प्रकार से जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो नष्ट हो गए और लंबी गर्दन वाले जिराफ ने उनका स्थान ले लिया। तो इसलिए नई प्रजातियों की उत्पत्ति हो गई। छोटी गर्दन वाले गायब हो गए और बड़ी गर्दन वाले उत्पन्न हो गए। ये एक नई जाति की उत्पत्ति हो गई। जैसे हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदर से ही मानव का विकास हुआ है। तो जो पुरानी प्रजाति बंदर थी वो आधुनिक समय के मानव से काफी भिन्न थी। इनके सिद्धांत की बहुत आलोचना भी की गई थी। चलिए हम इन डार्विनवाद की आलोचना को देख लेते हैं। इससे पहली आलोचना है, इस वाद में जीवन संघर्ष में सूक्ष्म परिवर्तनों को अधिक महत्व दिया गया है। इस विशेष लक्षणों और परिवर्तनों का पूर्ण विकास होने से पूर्व की स्थिति में इसका कितना उपयोग व महत्व था, इसका विश्लेषण करने में यह वाद पूर्णतः असमर्थ था। इसमें जो जीवों के अंदर सूक्ष्म परिवर्तन होता है उस पर बल दिया गया था, लेकिन ये परिवर्तन जो होते हैं और इसमें जो विशेष लक्षण प्रकट होते हैं, इसका पूर्व में क्या स्थिति होती है और वो उसका किस तरह से उपयोग करते हैं, इन परिवर्तनों का क्या महत्व है, इस पर इस वाद ने किसी भी तरह का समर्थन नहीं किया है, किसी भी तरह का विश्लेषण नहीं किया है। इसलिए इस वाद की आलोचना की गई है। चलिए अगली आलोचना को देख लेते हैं। इस वाद में जनन व दैहिक कोशिकाओं की भिन्नताओं का अंतर नहीं दर्शाया गया है। डार्विनवाद में जो जनन कोशिका होती है और दैहिक कोशिका होती है, इसको समान रूप से प्रकट किया गया है या प्रस्तुत किया गया है। इसमें कोई अंतर नहीं बताया गया है, जिसके कारण ये वाद आलोचनात्मक रहा। अगली आलोचना है, यह वाद अवशेषी अंगों के संदर्भ में कोई भी प्रकाश डालने में असमर्थ रहा है। इस वाद में जो जीवों के अवशेषी अंग होते हैं उस पर किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं डाला गया है। जैसे 12 सिंघा होता है, उसके जो सींग होती है 12, उसका कोई उपयोग नहीं है, वो अवशेषी अंग होता है। उसकी वजह से वो कभी कभी मुश्किल में पहुंच जाता है या फंस जाता है, क्योंकि झाड़ियों में उसकी सींग फंसने की वजह से उसको काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। ये अवशेषी अंगों के संदर्भ में उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं डाला है। अगली आलोचना है, इस वाद में अंगों के उपयोग व अनुप्रयोग पर कोई व्याख्या नहीं दिया गया है। जो डार्विनवाद है इसमें जो अंगों का उपयोग होता है और अनुप्रयोग होता है उस पर किसी भी प्रकार की व्याख्या नहीं की गई है, जिसके कारण इस वाद की आलोचना की गई है। अगली आलोचना है, यह वाद उत्परिवर्तनों पर प्रकाश डालने में असमर्थ रहा है या है। ये जो वाद है डार्विनवाद है, इसमें उत्परिवर्तनों पर किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं डाला है। उत्परिवर्तन से आशय होता है कि जो जीव जंतुओं में अचानक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, उस परिवर्तन की व्याख्या इस वाद में नहीं की गई है कि ये अचानक से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन किन कारणों से होते हैं। इस पर किसी भी प्रकार की व्याख्या इस वाद में नहीं दिया गया है, जिसके कारण इस वाद की आलोचना हुई है। अगली आलोचना को देख लेते हैं। इस वाद के अनुसार उपयोगी परिवर्तन वंशगति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी में पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ अनुपयोगी परिवर्तन भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, जिसकी व्याख्या इस वाद में नहीं की गई है, जिसके कारण डार्विनवाद की आलोचना की गई है। मान लीजिए जो उपयोगी परिवर्तन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाते हैं, लेकिन कुछ अनुपयोगी परिवर्तन भी होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं।
इस विषय पर इस वाद में किसी भी तरह की व्याख्या प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसके कारण इस वाद की आलोचना की गई है। चलिए अगली पॉइंट को देख लेते हैं, अगली आलोचना क्या है। इस वाद में कृत्रिम वर्ण के माध्यम से पालतू पशुओं की नस्ल सुधार दर्शाया गया है। इस वाद में या डार्विनवाद में कृत्रिम वर्ण के माध्यम से जो पालतू पशु होते हैं उनकी नस्ल में सुधार को दर्शाया गया है, किंतु वातावरणीय परिवर्तनों द्वारा जीनों में होने वाले कायिक परिवर्तन संतति में वंशगति नहीं हो पाते। इसकी व्याख्या करने में यह वाद पूर्णतः असमर्थ है। कृत्रिम वर्ण के द्वारा तो पशुओं की नस्ल सुधारी जा सकती है, इसकी व्याख्या इस वाद में की गई है, किंतु वातावरणीय परिवर्तनों के कारण जो जीन में, जो कि वंशानुक्रम के वाहक होते हैं, उसमें जो कायिक परिवर्तन होता है, संतति में, प्रजनन या संतानोत्पत्ति में वंशगति नहीं हो पाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। इसकी व्याख्या करने में जो डार्विनवाद है ये पूर्णतः असमर्थ है, जिसके कारण इस वाद की या फिर डार्विनवाद की आलोचना की गई है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।